गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एमसीक्यू। ओके देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेटा आप लोग का प्योर थ्योरी है, तो यहाँ पास आपको अगर थ्योरी पढ़ के आए हैं बेटा तो एमसीक्यू आपका एक बार में बनेगा। एमसीक्यू इसमें इजी रहता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपका एमसीक्यू हार्ड रहता है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजी रहता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द मॉनिटरिंग, ओके, the monitoring, evaluating and disseminating of information from external and internal environment to key people within the organization is called। मतलब सर मॉनिटरिंग करना, इवेल्युएट करना और इंफॉर्मेशन डिसमेंट करना कहां से सर? इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टू क्यू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की चीजों को मॉनिटर करना को आप लोग क्या बोलते हो? याद करो। क्या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बोलते हो? नो सर। इवोल्यूशन कंट्रोल बोलते हैं? नहीं सर, हम ये भी नहीं बोलते। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन नहीं, इसको बेटा हम लोग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर आता है दूसरा, द ऑफ अ कंप्लीट स्टेट हाउ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज शुड कंडक्ट देमसेल्फ। मतलब ऐसा क्या चीज है जो बताता है कि कैसे मैनेजर और एम्प्लॉयज अपने आप को कंडक्ट करेंगे। तो क्या वैल्यू होता है, क्या गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या विजन होता है? देखो सर, गोल तो ना कंपनी का होता है, ऑब्जेक्टिव कंपनी का होता है और विजन भी कंपनी का होता है। अब मैनेजर और एम्प्लॉयज किस तरीके से काम करेंगे ये कंपनी का वैल्यूज बताता है। ओके बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। What are the day-to-day way in which an organization operate and can be seen by people both inside and outside the organization? क्वेश्चन ये बोलता है ऐसा क्या चीज है जो रोज के रोज में काम में चलता है सर, और साथ ही साथ ना लोगों के द्वारा देखा जाता है, चाहे इनसाइड हो आउटसाइड हो। क्या परफॉर्मेंस होता है, क्या टारगेट होता है, क्या बिहेवियर होता है, वैल्यू होता है? बेटा ये तुम्हारा बिहेवियर का डिट्टो लाइन है तुम्हारी स्टडी मेट से। ओके, बिहेवियर्स आर द डे टू डे वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एंड कैन बी सीन बाय द बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, ठीक। which among the following provides the standard for performance appraisal? देखो बेटा, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो स्टैंडर्ड के रूप में यूज हो सकता है? मिशन सर स्टैंडर्ड के लिए नहीं होता, मिशन को काम करना, विजन भी नहीं होता, वैल्यू भी नहीं होता। बेटा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए काम आता है बेटा। ठीक, फिफ्थ is concerned with the complexity arising out of ambitious and non-routine situation with organization wide rather than operation specific implement। इसमें ये बोलना चाह रहा है, इसमें से कौन सा चीज है जो कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू काम करता है, एम्बिशन नॉन रूटीन नेचर का है। नॉन रूटीन मतलब सर शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। तो क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट है? नो। बिजनेस भी नहीं है सर, हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है। देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन डेफिनेशन होता है सर, ये लॉन्ग टर्म में बात करेगा रेदर देन ऑपरेशनल स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। तो समझ आया इंप्लीकेशन? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सी। फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स refers to the job specific goals of each individual employee। मतलब ऐसा क्या चीज है सर जो जॉब स्पेसिफिक गोल ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय बोलते हो? बैलेंस कार्ड? नो सर। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव भी नहीं बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जॉब स्पेसिफिक गोल होता है। हर एम्प्लॉय का भाई अपना कुछ कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, जॉब स्पेसिफिक गोल होता है वो। ठीक है बेटा, समझ आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आता है सेवन, द बैलेंस स्कोर कार्ड इज अप्रोच टू परफॉर्म द मैनेजमेंट। बैलेंस स्कोर कार्ड कौन सा अप्रोच है? क्या टॉप डाउन है, बॉटम अप है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट? देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है बेटा, टॉप और डाउन। बैलेंस स्कोर कार्ड टॉप डाउन मतलब सर ऊपर लेवल वाले नीचे को कंट्रोल करते, सबऑर्डिनेट करते आएंगे। तो बैलेंस स्कोर कार्ड बेटा आप लोग का टॉप डाउन अप्रोच है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं डायरेक्ट। ओके, फिर बेटा आपका आता है एमसीक्यू। This provides the broad data from which to identify key driver change। मतलब सर इनमें से कौन सा चीज है जो ब्रॉड डाटा देता है और की ड्राइवर ऑफ चेंज को बनाता है? देखो शॉर्ट आंसर सर स्ट्रेंथ ऑपरेशनल इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन वाला, इंटरनल एक्सटर्नल, बीसीजी मैट्रिक्स नहीं, पेस्टल सर हो सकता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं होता बेटा, तुम्हारा पेस्टल जो फ्रेमवर्क है ना वो की ड्राइवर चेंजेस में काम करता है। समझ आया कि नहीं? ठीक। इन्वायरमेंट बेटा आप लोग क्या कॉम्प्लेक्स है? हाँ सर इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। हम सर पढ़े हैं सर, हम पढ़े थे कि सर वो डायनेमिक भी होता है सर, सर मल्टीफिसिटेड भी होता है हम लोग का, याद है बेटा? इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स सर, इन्वायरमेंट इज डायनेमिक ऑल्सो सर, मल्टीफेसिटेड भी होता है सर। किसी के लिए सर फेवरेबल है तो किसी के लिए सर एडवर्स हो सकता है वो। समझ आया कि नहीं है? तो लॉ ऑफ दबाव, इन्वायरमेंट आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है, डायनेमिक भी होता है, मल्टीफेसिटेड भी होता है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन? इसमें से कौन सी चीज है भाई जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है? सर एक ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। बेटा कुछ बड़े चीजों की बात कर रहा है। देखो मैक्रो है क्या सर, डेमोग्राफिक फोर्सेस है क्या, टेक्नोलॉजी फॉर पॉलिटिकल? देखो डेमोग्राफिक तो नहीं है सर, उसमें पीपल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में सर टेक्नो की बात करते हैं, पॉलिटिकल में सर पॉलिटिकल फैक्टर लेजिस्लेशन की बात करते हैं। देखो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स सर 12th में भी इसको पढ़ के आए थे,
मैंने बताया था 12th में सर, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, करेंसी एक्सचेंज रेट, फीमा, ये सब चीज आपका क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स फोर्सेज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आउटकम ऑफ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखो बेटा, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक अगर बदलता है तो मैंने अभी बताया वो आपका डेमोग्राफिक, क्या होता है, डेमोग्राफिक आपका फोर्सेस होता है बेटा। फिर बोलता है व्हाट डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच टुगेदर क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें से बेटा ऐसा कौन सा चीज है जो कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज है विद इन और अराउंड ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएट करता है प्रोडक्ट और सर्विस को, तो बेटा ये आप लोग का होता है वैल्यू चेन, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म दिस इनपुट्स इनटू आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें कौन सा चीज है जो सर इनपुट्स को आपके आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस में बदलता है, तो सीधी सी बात है ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन काम में इनपुट्स को आउटपुट में बदल देता है, ओके ठीक। इंक्लूड दोस एक्टिविटीज दैट इनहेंस और मेंटेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सच एज इंस्टॉलेशन, रिपेयर और ट्रेनिंग और स्पेयर्स। मतलब ऐसा चीज एक्टिविटी जो इनहेंस करता है और मेंटेन करता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को। बेटा फाइनल प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, चलो मान लो उसको, उसके वैल्यूज को इंक्रीज करना या मेंटेन करना, जैसे इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर। क्या बेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या सर? ये तो सर्विस प्रोवाइड है। देखो ऑपरेशन नहीं हो सकता सर, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सर, आना इनवर्ड कैरेज इनवर्ड टाइप और आउटबाउंड कैरेज आउटवर्ड टाइप होता है, ठीक है। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका डी होगा, सर्विस, ठीक है। फिर are companies that are not currently competing in the industry but have the capability to do so if they choose। देखो बेटा, इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो अभी उस इंडस्ट्री में compete तो नहीं कर रही, मतलब कंपटीशन नहीं कर रही, लेकिन भाई उसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो compete कर सकती है। देखो established कंपनी बेटा ऑलरेडी established है उसमें, सर वो ऑलरेडी compete कर रहे हैं सर। राइवल तो कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटर भी कॉम्पिटिटर होते हैं, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। जो मेरे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है अभी मार्केट में compete तो नहीं कर रहे बेटा, लेकिन अगर चाहे तो वो उसके पास कैपेबिलिटीज है, वो compete कर सकते हैं, उसी कारण इनको पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स बोला जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज अराइजेस फ्रॉम, मतलब सर इसमें कॉस्ट एडवांटेज आपका कहां से आता है? सुपीरियर प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस, कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन और एक्सेस टू चीपर फंड। देखो बेटा कॉस्ट एडवांटेज आपको सुपीरियर प्रोडक्शन प्रोसेस करोगे तो भी आएगा सर, इनपुट रिक्वायर्ड में कंट्रोल करोगे और चीपर फंड में भी अगर आप एक्सेस कर सकते हो तो भी आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। तो आपको करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है इज अ बिजनेस यूनिट इन ग्रोइंग मार्केट बट नॉट एट विद द हाई मार्केट शेयर। मतलब सर ग्रोइंग मार्केट है सर, लेकिन अभी तक उसका हाई मार्केट शेयर नहीं हुआ है, तो आपको क्या होगा बेटा? इट इज योर स्टार। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। नो इट इज नॉट योर स्टार, इट इज योर क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब सर जो क्वेश्चन मार्क होता है मतलब सर ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है, लेकिन अभी तक हाई शेयर हम लोग यील्ड नहीं किए हुए, तो क्या आपका आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ता है। फिर आपका आता है सर फंक्शनल स्ट्रक्चर वाला एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलो बेटा इसको भी कर लेते हैं अच्छे से। डिवीजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर विच कुड टेक द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग इन टेंडम। मतलब सर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बेटा जहां पास कॉम्बिनेशन आएगा याद रखना, कॉम्बिनेशन आप लोग का मैट्रिक्स ही होता है बेटा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। 2, a combination that local responsive international subsidiary with coordination advantage found in global product company। सर लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को हमको चेक करना है इंटरनेशनल सब्सिडरी के लिए। याद करो बेटा इंटरनेशनल के लिए क्या बताया था मैंने? ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर होता है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसनेशनल होगा। इस वन वेयर टीम्स आर क्रिएटेड अंडर टेक द वर्क एंड आर देन डिसॉल्व। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो बनता है, टीम बनाते हैं, काम करते हैं, फिर से डिसॉल्व कर देते हैं? सर वो प्रोजेक्ट होता है। याद है बेटा मैंने बताया था कि अगर आप रायपुर से विशाखापट्टनम का अगर ब्रिज बना रहे हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोजेक्ट खत्म हो उसको डिसॉल्व कर दो, तो आंसर होता है प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रू। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा चीज है बेटा जो आप लोग के सत्य हैं, ट्रू है। BFPR रिजल्ट इन मेजर गेन इन एफिशिएंसी, मेजर गेन इन स्पीड, मेजर गेन क्वालिटी। देखो बेटा वो सब सही लग रहा है। BPR जो होता है बिजनेस इंजीनियरिंग, आपका एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है और स्पीड भी बढ़ाता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा बेटा डी। फिर 5, स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट। इसमें से कौन सा चीज है बेटा जो फोकस करता है आपके एंड रिजल्ट में? तो होता है बेटा आपका आउटपुट कंट्रोल। बिहेवियर नहीं हो सकता, प्रीमाइस भी होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। आपका करेक्ट आंसर होगा आउटपुट कंट्रोल होता है बेटा जो फोकस करता है आप लोग के एंड रिजल्ट में, ठीक है। 6, is control achieved through the establishment of comprehensive system of rules and procedure to direct the action of division function in individual। याद करो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन सर वो बिहेवियर कंट्रोल होता है, मैंने बताया था आपको। कुछ कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करने से रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड प्रोसीजर जो होता है आपका बिहेवियर कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर आता है बेटा 7th में। फिर आपका 7th बोलता है चेक सिस्टमेटिकली कंटिन्यूसली
वेदर द एजम्पशन ऑन विच द स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन स्टिल वैलिड, मतलब सर जो एजम्पशन के बेसिस में बात करता है, चेक करता है कि एजम्पशन आप लोग का स्टिल वैलिड है कि नहीं, वो आपका होता है प्रीमाइस कंट्रोल। ओके, फिर आता है एट्थ, इज अ बेस्ड ऑन अ प्राइमरी एक्टिविटीज दैट हैव टू बी अंडरटेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा चीज है जो आप लोग के प्राइमरी एक्टिविटीज में डील करता है? तो सीधी सी बात है सर, प्राइमरी एक्टिविटी सर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ओके, वो क्या होता है आप लोग का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर नाइन्थ क्या बोलता है, दिस टेस्ट is a catch all categories indicating that the structure must fit legal stakeholders trade union और सिमिलर कांस्टेंट। मतलब इसमें कौन सा टेस्ट है बेटा जो सब कैटेगरी को फुलफिल करता है, जैसे लीगल हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया और सिमिलर कांस्टेंट हो गया। तो सर क्या प्यूपल टेस्ट हो गया, फिजिबिलिटी होता है, पेरेंटिंग एडवांटेज, स्पेशलाइज कल्चर टेस्ट होता है। तो बेटा हम लोग का फिजिबिलिटी टेस्ट होता है। फिजिबिलिटी टेस्ट में आप लोग फिजिबल देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है लीगल, स्टेक होल्डर, ट्रेड यूनियन और कुछ कुछ कॉन्स्टेंट के थ्रू क्या होना चाहिए सर, फिट होना चाहिए, उसको फिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हो बेटा। इन फास्ट मूविंग वर्ड एंड इन्वायरमेंट टेस्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अ डिजाइन विल अलाउ फॉर चेंज इन द फ्यूचर। मतलब सर हम टेस्ट करेंगे कि हमारा डिजाइन है सर बाहर बाहर की दुनिया के हिसाब से कैसे चेंज होगा, मतलब सर डायनेमिक होगा, इसको बेटा फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। ओके, ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा स्ट्रिक्टली रिकमेंड है बेटा कि जो भी तुम सब्जेक्ट हो, ओएमएसएम हो, कॉर्पोरेट हो, कॉस्ट मैनेजमेंट हो, जो भी हो बेटा, आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि आपको एमसीक्यू की तैयारी एकदम ज्यादा तगड़ी रखनी है। देखो बच्चा हमेशा क्या सोचता है कि सर एमसीक्यू है ना, लास्ट के दिन देख के चल देंगे, नहीं बेटा, वो 30 नंबर का सवाल है आप लोग का। 30 में 30 ला लोगे बेटा तो 10 नंबर लाने में कुछ कोई मेहनत नहीं है बेटा, तुम ऐसे प्रैक्टिकल को स्टेप मार्किंग में ला सकते हो। लेकिन बेटा जो तुम्हारा एमसीक्यू है आर एंड पार है, 30 में सोचो तो 30 में 0 लाए तो बेटा तुमको बाकी में पूरा 70 में 40 लाना पड़ेगा, सोचो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगा। इसमें उतना याद थोड़ी नहीं करना है बेटा, बस तुमको एमसीक्यू पढ़ के जाना, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 बार तुम्हें वीडियो देख लो, तुमको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव्स चेंजेस इन, सर ये हमारा डिजिटल स्ट्रेटेजी है न्यू सिलेबस का, मतलब पुराने सिलेबस में नहीं है, नए सिलेबस में है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या चीज करता है सर, कस्टमर का एक्सपीरियंस हो गया, ऑपरेशनल प्रोसेस, बिजनेस मॉडल, सर सब में करता है ना सर। अब कैसे एक को टिक कर देंगे, हम तो सब में करता है। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव बेटा, तो हम ऑल ऑफ द अबव ही करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, देखो यहां पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है समझो, the process of which requires coordination across the entire organization involve business culture changes। मतलब सर ऐसा प्रोसेस है जो पूरा कोऑर्डिनेट करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस कल्चर चेंजेस को, तो बेटा उसको तुम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो। वहां पर मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। categorizing and organizing the digitized data and making it ready for application for further process called, मतलब डाटा को कैटेगराइज करना और ऑर्गेनाइज करना और एप्लीकेशन में फर्दर के लिए प्रोसेस करने के लिए बेटा आप क्या बोलते हो, डाटा एग्रीगेशन बोलते हो, डाटा मैनेजमेंट बोलते हो, वर्क फ्लो ऑटोमेशन बोलते हो, प्रोसेस कंपोनेंट बोलते हो। सर हम इसको डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं, क्यों? डाटा मैनेजमेंट में ऐसा होता है सर कि हम कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डिजिटल डाटा को और उसको तैयार करते हैं ताकि वो फर्दर प्रोसेस में बेटा आगे बढ़ पाए, ठीक है। ओके, Which among the following is not characteristic of big data? सर बिग डाटा होता है सर बहुत सारे वेराइटीज में, हाई वॉल्यूम में होते हैं सर, एक्सपोनेंशियली टाइम टू टाइम बढ़ते हैं सर, जैसे कि शेयर मार्केट। भाई उसको कोई स्मॉल ट्रेडिशनल डाटा होल्डर होल्ड भी नहीं कर सकता, उसके लिए मॉडर्न चाहिए। याद है बेटा बिग डाटा? तो सर वैरायटी होता है, वॉल्यूम भी होता है, वेलोसिटी होता है, लेकिन सर इनवेरेबिलिटी बिग डाटा में आपका नहीं होता, ठीक है। डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस एंड प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फिक्स फॉर्मेट। सर ऐसा कौन सा डाटा है जो स्टोर, एक्सेस और प्रोसेस फिक्स फॉर्मेट? सर याद है हमको सर डाटा के 3 प्रकार होते हैं सर, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। तो सर ये हम लोग का ना स्ट्रक्चर डाटा होता है सर, जो स्टोर और एक्सेस और प्रोसेस होता है किसमें बेटा, फिक्स फॉर्मेट में। समझ आया कि नहीं आया? फिर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन, में कौन सा है बेटा जो कंपोनेंट ऑफ द ब्लॉकचेन है? देखो ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है सर, एक लाइक है ना सर्वर है, जैसे कि टैली में आप सर्वर में काम करते हो सर, ब्लॉकचेन है जो चेन बनता है, ठीक है। सर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी होता है, इम्यूटेबल रिकॉर्ड होता है, मतलब सर कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, एक बार अगर उन्होंने उसको बदल दिया तो सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है इससे, लेकिन बेटा थ्रेड्स इसमें इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका डी, इंक्रीज थ्रेड। Which among the following alternative is not suited for robotic process automation? देखो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो सूट नहीं करेगा आरपीए, मतलब सर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को। सर रिपीटेबल वेट में तो रोबोट अच्छा काम करेंगे सर, प्रिडिक्टेबल इंटरेक्शन विद आईटी इंप्लीमेंटेशन कर सकते, रूटीन काम को कर सकते, लेकिन बेटा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स है सर, ऐसा इवेंट्स जो हमको नहीं पता, हम उसके बारे में सोचे ही नहीं है भाई, उसको रोबोट को कैसे बताओगे तुम, वो कैसे जान जाएगा इस चीज को? इवन ह्यूमन बींग्स इस चीज को नहीं जान पाते, तो रोबोट्स तो प्रॉब्लम की बात है। तो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स उनके नहीं करवा सकते हम, ठीक है। फिर 8,
इज सिमिलर टू रिफरल प्रोग्राम। सर क्या बोलना चाह रहे, रिफरल प्रोग्राम मैं तुमको जोड़ता हूँ, तुम तीन को जोड़ो, आगे वाले तीन को जोड़ेंगे। सर ये तो बहुत फेमस चल रहा है आप लोग का, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं इसको, समझ आया कि नहीं आया? तो देखो बेटा उसको यहाँ पास बोलोगे आप एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? रिफरल प्रोग्राम होता है, मैं आपको रिफर किया, आप किसी और को रिफर करो, इसी में तो अर्निंग होती है ना मेन। आजकल एफिलिएटेड मार्केटिंग बाय डिजिटल में बहुत ज्यादा अर्निंग का सोर्स बन चुका है। ठीक है, 9 is a form of paid advertising that allow marketing team to essentially purchase traffic to their website। देखो मार्केटिंग टीम है, अपने वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे लाते हैं? देखो कभी भी आप कोई वेबसाइट में गए होंगे ना, तो आप कुछ और क्लिक कर रहे हो और आप अचानक से किसी और वेबसाइट में चले जाते हो, देखे होंगे इस चीज को लेके, फिर आप सोचते हो कि ये क्यों खुल गया यार। सर क्लोज ऐड करते हो तो कट भी दबाते हो सर, फिर भी कहीं और खुल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? वो लोग ना पे पर क्लिक का पैसा देते हैं। हमारे अगर वेबसाइट में वो लोग क्लिक करके आ गए तो हम आपको पैसा देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसी को पे पर क्लिक बोलते हैं। अगर आप बटन दबाए तो सर आपका, आप उस वेबसाइट में चल दोगे अपने आप। समझ आया कि नहीं आया? ये बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट का ये भी टेक्निक होता है। ठीक है, फोरकास्टिंग द वेदर इज एग्जांपल ऑफ, अगर सर फोरकास्ट करो वेदर, कौन सा ये है? नैरो है, जनरल है, सुपर है, डीप लर्निंग? डीप लर्निंग ऐसा नाम को चीज नहीं है यहाँ पास। देखो बेटा ये नैरो आई है, क्योंकि फोरकास्टिंग छोटा सा चीज है ना वेदर को करना। सर ह्यूमन लेवल सुपर है आई तो भाई चैट जीपीटी, सर बहुत सारे लेवल आ चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 10 होगा बेटा, आपका नैरो एआई। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, फिर यहां पास हम लोग का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी एमसीक्यू आपकी स्टडी में से कवरेज खत्म होता है। आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड बेटा कितना करो भाई, इतना इनफ है। फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोग का 2000, मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड अटेम्प्ट है अगर देखो तो, लेकिन अभी नया एमटीपी आया है, नया एमटीपी का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, नया एमटीपी, पहले तो पुराने हिसाब से आया सर, अभी तो हम लोग का पूरे पूरे सर 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे एमटीपी हिसाब से। बेटा तुमको सबसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो बेटा मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसी से पढ़ो, ज्यादा अच्छा है आपकी स्टडी मेट से। ठीक है, बेस्ट विशेष बेटा, अगर कुछ भी होता है तो मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू।